हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल zoologist। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड की। बच्चों, एक सिंगल वीडियो में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो लेक्चर पूरा एंड तक देखना है। बाकी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती या किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो डिस्कॉर्ड पर। लिटिल zoologist का खुद का डिस्कॉर्ड सर्वर है। टेलीग्राम पर भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। टेलीग्राम पे अपनी क्लास का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो। बाकी कमेंट और मेल तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लो ज़रा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको बेसिक से मैं बता रहा हूँ, सिलेबस ख़त्म करना है तो आपको हर एक चीज़ बताऊँगा मैं। थोड़ा सा रश आउट कर दूंगा। ये जो जो चीज़ें देखो आपके काम की नहीं है उन्हें मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखो, ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है जीवन से संबंधित, ये इसका लिटरल मीनिंग है। पर्टेनिंग टू लाइफ को जब आप ट्रांसलेट करोगे हिंदी में तो इसका मतलब निकलेगा जीवन से संबंधित। तो देखो, पहले के टाइम पे क्या था कि जब इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई थी, बस स्टार्टिंग ही हुई थी, तो ऐसे कंपाउंड्स देखे गए जो कि सिर्फ लिविंग बींग्स में प्रेजेंट थे। जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल में हमें हमें मिलते हैं शुगर हो गए, स्टार्च हो गया, प्रोटीन, एसिटिक एसिड, ये सारे हमें प्लांट्स एंड एनिमल में मिलते हैं। तो देखा जाने लगा कि यार इनका सोर्स तो लिविंग है, तो इनको इन कंपाउंड्स को क्या बोले जाने लगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं हमें, जिनका सोर्सेज नॉन लिविंग है, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। एंड जो केमिस्ट्री से डील करती है उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। 1828 में ये इस मिथ को हटा दिया गया, बिल्कुल दूर कर दिया गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लैब में नहीं सिंथेसाइज किए जा सकते। 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया, जो था यूरिया, ठीक है। पहले एक थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल का मतलब होता है जो जरूरी होता है, जीने के लिए जरूरी। तो वाइटल फोर्स ऐसा फोर्स है जो लिविंग के लिए जरूरी है, यानी कि जो हमें जिंदा रखता है। तो आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें भी कोई ना कोई फोर्स होगा, एंड वो हमारे अंदर प्रेजेंट है, वो हमसे ऑब्टेंड हो रहे थे उस समय। तो क्या माना जाने लगा कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर जो फोर्स है उस वो कौन सा फोर्स है, वाइटल फोर्स है, ठीक है। ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी, लेकिन इसको नकार किसने दिया, 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने। लेबोरेटरी में इन्होंने यूरिया को सिंथेसाइज कर लिया था। अगर एग्जाम में आता है तो फ्रेडरिक वॉलर का ये छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, सारे जितने भी कार्बन के कंपाउंड हैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हो गए, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल साइनाइड और मेटल कार्बाइड, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं, ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी कारण मत पूछना, ये चीज़ अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितने भी सोर्स हैं ये आप खुद भी देख सकते हो, जैसे कि प्लांट्स हो गए, प्लांट्स एनिमल्स हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फर्मेंटेशन, वुड, सिंथेटिक मेथड, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, इसको रीड कर लेना, ठीक है। अगर डिफरेंस कल को आता है, डिफरेंस नहीं पूछा जाता जनरली एग्जाम में, अगर कल को पूछा जाता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस, तो आपको ये रीड कर लेना है। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नेसेसरीली इनमें कार्बन होगा, लेकिन इनऑर्गेनिक में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये जितने भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, इनऑर्गेनिक सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। इनकी सॉल्युबिलिटी अगर हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो वो सॉल्यूबल किस में होंगे, ये होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्यूबल होंगे, ठीक है। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें ये खुद से रीड कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद से रीड कर लेना, छोटा सा पैरा है, खुद से रीड कर लेना, सब समझ में आ जाएगा। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स का यूनिक नेचर, दो यूनिक नेचर है, पहला है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, दूसरा है कैटिनेशन। कैटिनेशन से काफ़ी फायदे होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझो टेट्रावैलेंसी क्या है। 2 और 4 ये इसकी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप खुद देख रहे हो भाई 4 है, स्टेबल होने के लिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अब कार्बन करे क्या, या तो वो इन चार इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले कहीं से, या 4 इलेक्ट्रॉन को दे दे। लेकिन कार्बन फंस गया धर्म संकट में, वो दोनों काम नहीं कर सकता। तो कार्बन क्या करता है, ऐसे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, ऐसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है जो क्या करते हैं, शेयरिंग में विश्वास करते हैं। तो कार्बन शेयरिंग करता है, ठीक है, ना कि कोई वैसा बॉन्ड बनाता है जिसमें लेन देन का काम हो। यहाँ पे कार्बन शेयरिंग करता है, एंड यही कार्बन की टेट्रावैलेंसी, इसको रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है।
दो कार्बन एटम के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री का, यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की। कैटिनेशन की देखो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की हुई है कि जनरली यूजुअली क्या होता है, डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना तो आपको डायग्राम कुछ ऐसा पढ़ने को पड़ेगा। ये जो दिखाया हुआ है ये हाई स्टडीज़ में बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं है, बस आपको बता दिया है थोड़ा सा। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन और रिंग ऑफ डिफरेंट साइजेज नोन एज कैटिनेशन। कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है एंड लंबी चेन बना सकता है। अब वो चेन बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांचिंग भी हो सकती है, उसमें क्लोज्ड भी हो सकती है। इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मेंशन किया हुआ है कि वो चेन कैसी हो सकती है, बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांचिंग भी हो सकती है एंड ये ऐसे क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है कैटिनेशन के कारण, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है। तो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड हो, जब सिंगल बॉन्ड है तो इसे हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन बोलेंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन देखो। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? एक फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है दोनों का, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O ये सेम है दोनों के लिए, अल्कोहल के लिए एंड ईथर के लिए, लेकिन जब आप इनका जो वो स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको दोनों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, होपफुली आ गई होगी। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कई सारे टाइप्स आते हैं। किस बेसिस पे आते हैं? कि उनमें भाई कौन सा एटम लगा हुआ है। देखो ये चीज़ मैंने आपको बताई, कार्बन कार्बन एक लंबी चेन बना सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है कार्बन की कैटिनेशन की। कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन के लिए मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ, ये रही। देखो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन से ही हमारा जो कंपाउंड बना होता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो है CXHY, ठीक है। यहाँ पे X एंड Y होल नंबर है। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स में ये चीज़ डेफिनेशन के अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको बताया ना, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसे हम क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन बोलेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स की भी कुछ क्लासिफिकेशन है। हम मेजरली हाइड्रोकार्बन्स को दो फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, एलिफेटिक और साइक्लिक। एलिफेटिक का मतलब स्ट्रेट चेन, साइक्लिक का मतलब आपको पता ही है कि क्लोज्ड रिंग है। अब एलिफेटिक और स्ट्रेट चेन भी दो टाइप के हो सकती है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इनको हम एल्केन भी बोलते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2। यहाँ पे n क्या बता रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। एल्केन को एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें हम बोलते हैं पैराफिन्स। वहीं अनसैचुरेटेड की हम बात करें तो यहाँ पे दो टाइप होते हैं, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। एक चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे आपको ये देखना है कि इंडिविजुअल कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है कि नहीं। उसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, इन टोटल मतलब उसको 4 बॉन्ड मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, 4 बॉन्ड बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, एल्काइन में -2 हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन एटम जुड़ सकते हैं? भैया आपको पता है 3 जुड़ सकते हैं एक कार्बन के साथ, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है यानी कि 2 बॉन्ड तो पहले से बन गए, तो अब बचे कितने? 2 बॉन्ड बचे, तो उसी हिसाब से हाइड्रोजन एटम्स कम होते रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। कंपैरिजन बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड रीड कर लेना, इतना सारी चीज़ें मैंने आपको समझा ही दी हैं, ठीक है। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, ये ऐसा आपको दिख रहा है, ऐसी स्ट्रेट चेन थी, लेकिन साइक्लिक में क्या होगा कि बस ऐसे कहीं से बंद हो जाएगा, आपको कहीं पे ओपनिंग नज़र नहीं आ रही है, ये होता है। एंड जब नोमेनक्लेचर करते हैं ना तो सबसे पहले क्या लगा देते हैं? जो भी नाम है साइक्लो लगा देते हैं, चाहे जो भी हो। फिर चलो अब मैं आपको नोमेनक्लेचर सिखा देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा उससे पहले एल्काइल ग्रुप समझ लो जरा। एल्काइल ग्रुप क्या होता है?
देखो एक एल्केन ग्रुप है, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, एल्केन है इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें, एल्काइल ग्रुप मिलेगा। ठीक है, जैसे मिथाइल, ब्यूटाइल, इथाइल, ये प्रोपाइल, ये दिखा रखा है यहाँ पे। अब जल्दी से समझो आप बेसिक सी गिनती। ठीक है, ये रही गिनती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की गिनती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गिनती के अनुसार क्या है कि अगर कार्बन 1 है तो हम क्या पढ़ेंगे, मेथ पढ़ेंगे, कार्बन 2 है तो एथ पढ़ेंगे, 3 है तो प्रॉप पढ़ेंगे, 4 है तो ब्यूट पढ़ेंगे, 5 है तो पेंट पढ़ेंगे, 6 है तो हेक्स पढ़ेंगे, 7 है तो हेप्ट पढ़ेंगे, 8 है तो ऑक्ट पढ़ेंगे, 9 है तो नॉन पढ़ेंगे एंड 10 है तो डेक पढ़ेंगे। ये आपको याद होना चाहिए, ये एज अ वर्ड रूट है एंड ये ग्रीक लेटर्स है, ग्रीक नेम है ये। ठीक है, तो देखो अब नोमेनक्लेचर पे आ गए हैं हम। अभी सिंपल नोमेनक्लेचर बताऊंगा, फिर मैं आपको थोड़ा एडवांस बताऊंगा। ठीक है, जो 11th में जनरली बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो मैं आपको यहीं बताऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में है एंड बुक में मेंशन किया हुआ है। तो देखो नोमेनक्लेचर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, वर्ड रूट होना चाहिए, सफिक्स होना चाहिए, प्रफिक्स होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर प्रफिक्स क्या होता है, प्रफिक्स का मतलब है जो पहले लगे। आप कोई नाम बताओ, जैसे कि मैं अगर कोई एक जनरल एग्जांपल लूँ, मिस्टर वंश, ठीक है, वंश शर्मा, मिस्टर वंश शर्मा हो गया, या मिस संजू या सेजल, जो भी नाम है, मिस सेजल शर्मा हो गया। तो आप देख सकते हो जो मिस और मिस्टर है ये क्या है, ये है प्रफिक्स जो नाम के आगे लगते हैं। वंश और संजू हो गया, ये क्या है, वर्ड रूट है और ये है फर्स्ट नेम है। एंड लास्ट में जो कास्ट है ये क्या हो जाता है, सफिक्स हो जाता है। समझ में आया, मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अब ये नेम किस यूनियन के हिसाब से रखे जाते हैं, कहीं तो कोई तो होगा, कोई एक गवर्निंग अथॉरिटी तो होगी जो नाम रखती होगी, वो है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी के आधार पे नेमिंग की जाती है। उन्होंने ही बताया कि देखो एक कार्बन है तो मैथ बोलोगे तुम, 2 है तो एथ बोलोगे। ठीक है, ऐसा करना है आपको। एंड आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आपको पता है कॉमन नेम से दिक्कत हो जाती है, लेकिन जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो हर जगह वैलिड होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, कॉमन नेम भी होता है लेकिन कॉमन नेम से दिक्कत हो जाती है। ठीक है, एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से कॉमन नेम नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि CH4 है, अब यहाँ पे इसका नेम कैसे रखना है, देखो मैंने आपको एल्केन, एल्केन, एल्काइन का बता दिया था, ये बताया था नहीं बताया था। अगर कार्बन कार्बन के बीच में तो एक बॉन्ड है तो इसे बोलेंगे एल्केन। यहाँ पे एन जो है वो है सफिक्स यानी कि लास्ट नेम है। ठीक है, अब एक कार्बन है यानी कि मैथ, मैथ क्या आपका फर्स्ट नेम है। अब आप बोलोगे सर प्रफिक्स क्या है, यहाँ पे है ही नहीं प्रफिक्स तो क्या लगाएंगे। ठीक है, तो CH4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के दिखाया। 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, मैथ लिखते हैं, लिख दिया मैंने मैथ। ठीक है, अब आपको पता है एक सिंगल बॉन्ड ही बन रहा है तो हम क्या लगाएंगे, लास्ट में एन लगा देंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 2 कार्बन हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले लिखो एथ। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दो। आपको हाइड्रोजन से बिल्कुल मतलब नहीं है कितने हैं कितने नहीं है, लेकिन हाँ हाइड्रोजन आपको ऑब्वियसली बताएंगे कि बॉन्ड कितना है। अगर एक हाइड्रोजन, जैसे कि पूरे हाइड्रोजन ऑक्यूपाई हो रहे हैं, यहाँ पे एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो आप समझ जाओ कि सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन वहीं दो है तो आप समझ जाओ कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। उसके आधार पे आपको ANE9 लिखना होगा। इतनी चीज़ समझ आई, ANE9 कैसे लिखोगे आप, है ना, समझ में आ गई ना। चलो बहुत अच्छे, अगर समझ में आ गई है तो ठीक है। अब मैं आपको नोमेनक्लेचर सिखाता हूँ किसका, फंक्शनल ग्रुप का। अब आप बोलोगे सर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सबर कर लो, मैं आपको फंक्शनल ग्रुप ही बता रहा हूँ। ये कहाँ गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये रहे, देखो फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। मैंने आपको हाइड्रोकार्बन बताया, जैसे कि यहाँ पे मीथेन का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन है एंड कार्बन है। अब यहाँ पे अगर कोई दूसरा एटम आता है जिसे हम हेट्रो एटम बोलते हैं, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, कोई दूसरा एटम आके 1 या 2 हाइड्रोजन या इससे ज़्यादा हाइड्रोजन को हटा दे, तो उससे क्या होगा, पूरे कार्बन कंपाउंड की जो हाइड्रोकार्बन था उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी, है ना। तो जो दूसरा एटम आके आया लगा है उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हो गया हैलाइड्स हो गए और हेलोएल्केन्स हो गए।
हाइड्रोक्सिल हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, ईथर हो गया है, या फिर आप समझो कीटोन हो गया है। ठीक है, अब इनका नोमेनक्लेचर सीखो जरा। जूम इन कर देता हूँ मैं आपके लिए। देखो, सबसे पहला नोमेनक्लेचर मैं सिखाऊंगा हैलाइड का। ठीक है, हैलाइड का नोमेनक्लेचर है। हैलाइड के नोमेनक्लेचर में क्या होगा कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये है CH4 है, ये कंडेंस्ड फॉर्म दिखाई हुई है मैंने आपको, यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है एक्चुअली में हो क्या रहा है, मान लो अगर एक ब्रोमीन आता है, Br से रिएक्शन करवाई, ब्रोमीन आके एक हाइड्रोजन को हटा देता है। अब वो देखो हटाएगा किस आधार पे, वो हटाएगा अपनी वैलेंसी के आधार पे। एक ब्रोमीन आया, उसने हटा दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये कुछ इस टाइप का बनेगा। Br आ गया, H आ गया, H आ गया। नाम आपका पहले जो था वही लिखोगे। Br ये क्या है, अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो है ना ब्रोमीन है या जितने भी हेलो एल्केन्स है और हेलोजन फैमिली के हैं, ये सारे एज अ प्रोफिक्स यूज़ होते हैं। क्या होते हैं, एज अ प्रोफिक्स यूज़ होते हैं। ठीक है, इनमें सफिक्स एन यूज़ होता है। प्रोफिक्स में हेलो लगेगा, हेलो में मतलब जैसे कि ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो, ये सब लगेगा, एंड सफिक्स में एन लगेगा इसमें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था CH3Br का एग्जाम्पल, CH3Br का एग्जाम्पल बताया था। यहाँ पे मैं लगाऊंगा ब्रोमो एंड बाकी CH3 क्या है भाई, अगर आपका ब्रोमीन नहीं होता तो एक हाइड्रोजन होता उसकी जगह, मतलब सिंपल नेम क्या होता, मीथेन होता। तो आप क्या लिखोगे से, ब्रोमो मीथेन लिख दोगे, हो गया काम। समझ में आया कैसे करा, चलो आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा OH। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे टर्मिनल की बात हो रही है। यहाँ पे जो है टर्मिनल कार्बन के साथ अब हटा के क्या लग गया, हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप लग गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया, अल्कोहल आ गया। लास्ट में सफिक्स क्या आएगा, ओल आएगा। यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे सफिक्स लगेगा, ओल लगेगा। ठीक है, सफिक्स ओल लगेगा, जैसे कि CH3OH है। ठीक है, तो यहाँ लगाया मैंने मिथ, एन लिख दिया, मिथेन लिख दिया। ठीक है, मिथेन प्लस ओल लगा दो। अब यहाँ पे दो का कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली में दो का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो का कॉम्बिनेशन हो रहा है, कार्बन का सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो एन भी आ रहा है। अब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लग रहा है तो लास्ट में उनका सफिक्स भी लग रहा है। ठीक है, तो इसका जब आप कॉम्बिनेशन करोगे तो ये बनेगा मिथेनॉल, मिथेन प्लस ऑल मिथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इन सब का खुद का बना के देखो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, टर्मिनल कार्बन के साथ क्या होता है कि एक ऑक्सीजन लगता है और हाइड्रोजन आता है। मतलब होता क्या एक्चुअली में यहाँ पे कि दो हाइड्रोजन को हटा के एक ऑक्सीजन लग जाता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या, एल्डिहाइड का हमारा ग्रुप आ गया। एंड लास्ट में जो सफिक्स लगता है अल लगता है। यहाँ पे भी सेम है, फंडा सेम है, बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। जैसे उसमें मिथेनॉल बन रहा था, यहाँ पे मिथेनॉल बनेगा। यहाँ पे आएगा CH3, ये हो जाएगा आपका CH3OH था ना आपका। ठीक है, ये हो जाएगा CH3O हो जाएगा, सॉरी ये बनेगा हमारा CH2O बन जाएगा ना, CH2O बन जाएगा। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे मिथेन। अगर ऑक्सीजन नहीं होता, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन नहीं होता, तो मतलब दो हाइड्रोजन होते, तो सिंपल जो नेम क्या होता, मिथेन होता। प्लस में क्या लगा दिया हमने, अल लगा दिया। ठीक है, अब कंबाइन कर दो तो क्या बनेगा, मिथेनल, मिथेन प्लस अल मिथेनल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक के केस में ओइक एसिड होता है। ठीक है, मिथेनोइक एसिड आ जाएगा। यहाँ पे फ़र्क कितना सा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O प्लस OH आ गया। ठीक है, मिथेनोइक एसिड हो गया। यहाँ पे ये क्या बन गया, मिथेनोइक एसिड बन गया है। ठीक है, चीज़ सिंपल सी है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता कैसे है, जब हम रिएक्शन करवा दें अल्कोहल एंड एल्डिहाइड की तो मिथेनोइक एसिड तो हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर जब हम क्या करें, अल्कोहल और एल्डिहाइड का करवा दें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपको पता ही है क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन हम करवा दें एल्डिहाइड एंड अल्कोहल का तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। आप खुद देख सकते हो, डबल बॉन्ड O किसकी याद दिला रहा है, एल्डिहाइड की। OH किसकी याद दिला रहा है, हाइड्रोक्सिल की और अल्कोहल की। समझ में आ गया। एक आता है ये क्या है, ये हमारा कीटोन।
कीटोन के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद देख सकते हो मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया तो ये क्या बन गया, ये आपको तो किसकी याद दिलाएगा भाई, CHO। ये किसकी याद दिला रहा है, ये तो हमें इसकी याद दिला रहा है, एल्डिहाइड की। समझ रहे हो, तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। तो कीटोन के लिए किसकी ज़रूरत है, एटलीस्ट 3 कार्बन की ज़रूरत है। एंड मिडल वाले पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लग जाएगा। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ओन लग जाएगा लास्ट में, इसे ओन पढ़ेंगे, वन मत पढ़ना। जैसे कि स्टार्टिंग प्रोपेन से होगी, प्रोपेन प्लस ओन प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या है, अब मैं इस कार्बन को देखूँ तो एक बॉन्ड बनाया, मतलब कि इसके साथ 3 आ जाएंगे, इसके साथ भी 3। अब इस कार्बन को अगर मैं देखूँ मिडल वाले को, यहाँ पे इसके सारे बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। ठीक है, प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखा दिया। ईथर के केस में क्या होगा कि 2 कार्बन के बीच में और 2 कार्बन चेन्स को जब एक ऑक्सीजन लिंक करे तो हम उसे क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। ठीक है, हम उसे क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। जैसे डाईमिथाइल ईथर, मिथॉक्सी, ऑक्सी लग जाता है, ऑक्सी लगेगा। और ये क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, ये बीच में आएगा। जैसे ये बीच में आ रहा है ना, वैसे ये बीच में आएगा। समझ रहे हो, मैं आपको इसका नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि CH3O CH3 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो CH3 है, यानी कि मिथ, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सी, लास्ट में क्या है, मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन। इस हिसाब से नोमेनक्लेचर हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता दो। देखो बोरियस सी थोड़ी फील हो रही होगी, लेकिन अब इससे बियर करना पड़ेगा। यहाँ एंटरटेनमेंट तो चल नहीं रहा है, यहाँ लेक्चर चल रहा है, आपको पढ़ना है, तो बोरियस से फील हो रही है, थोड़ा सा पॉज कर लो, रिफ्रेश हो जाओ, फिर दोबारा से लेक्चर देख लो। ठीक है, लेकिन लेक्चर पूरा एंड तक देखना है। समझ गए, तो हाइड्रोकार्बन्स मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब देखो आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन का नोमेनक्लेचर आ गया है ना, सिंपल सा नोमेनक्लेचर है। क्लोज रिंग आ गया तो बस नाम के आगे क्या लगा देना है, साइक्लो लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ऑब्वियस सी बात है सिंगल बॉन्ड बन रहा है, 3 कार्बन है, तो ये क्या बने, ये होगा प्रोपेन होगा। अब क्योंकि सर्कुलर है तो साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे इसको, बस खत्म। ठीक है, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ऐसे बनता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो साइक्लिक में 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो गया आपका क्या हो गया, एलिसाइक्लिक हो गया, दूसरा है एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक में क्या कंडीशन है, बेंजीन होना चाहिए हमारे पास, क्या होना चाहिए, बेंजीन होना चाहिए। ठीक है, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, एंड वो कुछ इस हिसाब से होता है। ठीक है, कुछ इस हिसाब से होता है कि हर एक इंटरवल पे आपको क्या डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड वहीं हाइड्रोजन हट के फंक्शनल ग्रुप जैसे जैसे आएगा उस हिसाब से नाम बदलेगा। ठीक है, एरोमा का मतलब क्या होता है, स्वीट स्मेलिंग होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो टोल्यूइन बन गया, एक हाइड्रोजन को हटा के CH3 लग गया तो टोल्यूइन, OH लग गया तो फिनॉल बन गया। ठीक है, एल्काइल ग्रुप मैंने आपको बता ही दिया था। अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर एंड आइसोमर्स पे। तो देखो आइसोमर्स मैंने आपको बता ही दिए थे क्या होते हैं, जब फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो आइसोमर बोलते हैं इसे हम। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ समझ लो। अगर ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाइड्रोजन एंड कार्बन साथ में दिख रहे हैं तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अगर शॉर्ट में लिख दिया तो ये है कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, ये है कंडेंस्ड फार्मूला। एंड अगर बिल्कुल ही हाइड्रोजन दिखाए नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन दिखाए, ये है कार्बन स्केलेटन, ये है कार्बन स्केलेटन। आइसोमर की डेफिनेशन ये टेक्निकल है, वो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल में बता दी थी। मतलब बिल्कुल दोनों का सेम है, मतलब बिल्कुल दोनों का सेम है, वही चीज़ बताइए। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाता है, इन्हें हम आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म पूरे फिनोमेनन को बोलते हैं। 2 टाइप को आइसोमर्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। पहले आप ये समझो कि आइसोमेरिज्म हो किस कारण से सकता है। पहला रीज़न ये है कि अगर जो एटम्स हैं उनकी लिंकिंग में ही डिफरेंस आ जाए तो उस वजह से हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया हुआ है, एक फॉर्मूला है हमारा C4H10O। अब इसको हम जब डिफरेंट टाइप से लिंक करेंगे ना तो डिफरेंट नाम हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको पहला देखने को मिल रहा है डाई इथाइल ईथर, जूम इन कर देता हूँ आपके लिए, देखो डाई इथाइल ईथर, दूसरा है मिथाइल प्रोपाइल ईथर, तीसरा है मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। क्या है, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ठीक है, बाय द वे बच्चों मैंने पहले ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है एक लेक्चर में, 2 लेक्चर हैं एक्चुअली में,
आप एक ही देख लेना, पार्ट 2 देख लेना, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, वो ज़रूर से देख लेना। आपका नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं डिटेल में डिस्कस करा क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप जाके वो लेक्चर ज़रूर से देख लेना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड वैसे भी अभी टाइम वेस्ट करना नहीं है, आप लेक्चर देख रहे हो, पढ़ाई की चीज़ कर रहे हो, किसी दूसरी चीज़ में फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपके काम ही आएगी वो चीज़, तो लेक्चर पूरा देखना है। एक रीज़न मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। एक रीज़न क्या बताया मैंने आपको कि जो मोड ऑफ लिंकिंग है एटम का वो उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा ये है कि जो अरेंजमेंट है एटम की, जो एटम्स की अरेंजमेंट है वही अगर हो जाए, जैसे कि एक में आपको दिखा रखा है कि ऊपर ऊपर हाइड्रोजन है, सेम साइड है, लेकिन एक में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन सेम आ गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सेम सेम साइड था, इसको हम बोलते हैं सिस ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे डिफरेंट है तो ट्रांस ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे टाइप्स आ गए हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप। तो सबसे पहला टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में आप ये देख सकते हो, आपको नोमेनक्लेचर तो आ गया है, अब इस पे आपको मैं सिखाता हूँ कैसे नेमिंग करते हैं। ये है सिंपल पेंटेन, ये है आइसोपेंटेन, और इसका जो दूसरा नोमेनक्लेचर है वो है 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन कैसे बोलेंगे, अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। कुछ रूल्स क्या हैं मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रूल्स कहाँ गए हमारे, रूल्स कहाँ गए भाई, ये रहे रूल्स। देखो यहाँ पे गिनती के 4 से 5 रूल हैं, वो आपको आने चाहिए नोमेनक्लेचर करते वक्त। पहली बात कि आपको जो चेन दी हुई है वो आपको देखनी है, कार्बन की चेन। कार्बन की चेन में आपको ये देखना है कि सबसे बड़ी चेन कौन सी बन रही है, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, चाहे वो कैसी भी हो, जैसे कि ये है और ये है। इसमें आप खुद देख सकते हो कि ये वाली चेन बड़ी है एंड ये राइट है। यहाँ पे 7 कार्बन काउंट में आ रहे हैं, यहाँ पे 5 काउंट में आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये गलत है। तो सबसे पहला जो रूल है नेमिंग का वो है लॉन्गेस्ट चेन रूल। आपको सबसे पहले ये देखनी है लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। आपने पकड़ ली लॉन्गेस्ट चेन, हाँ ठीक है ये है लॉन्गेस्ट चेन। फिर आपको ये देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन तो आ गई, फिर आपको ये देखना है कि भाई उसके साथ अब जो दूसरे हैं, जैसे दूसरे कार्बन जुड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो चेन में जो दूसरे कार्बन जुड़े हुए हैं उनको कम से कम नंबरिंग मिले, उनका जो नंबर आए कम से कम आए, ये है सेकंड रूल। आप इसे पढ़ो, जैसे कि ये चेन है 5 की चेन है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो हम सेकंड पे काउंट कर रहे हैं। अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ से भी काउंट कर सकता था 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 4th पोजीशन पे आता, तो ये रूल्स के खिलाफ है। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये कहता है कि जब भी ब्रांचिंग की बात होगी तो जो ब्रांच होगी उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 एंड नंबर 4 में आपको पता है कितना डिफरेंस है, सबसे कम नंबर मिल रहा है, ठीक है। थर्ड जो रूल है, थर्ड जो रूल ये कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि सबसे कम आपने वो दे दिया है ना इसको, सबसे कम आपने नंबर दे दिया है, तो वहीं उसी हिसाब से आपको नोमेनक्लेचर करना होगा, ठीक है। उसी हिसाब से आपको नोमेनक्लेचर करना होगा। थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं आपको एग्जाम्पल का नोमेनक्लेचर भी करके दिखाऊंगा, पहले रूल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 4th रूल क्या कहता है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है किसी भी चेन में, तो आपको नोमेनक्लेचर या नंबरिंग कुछ इस हिसाब से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले, यानी कि रूल ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी, एंड वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी के ऊपर। जैसे कि मान लो अगर कार्बोक्सिलिक है और है, मान लो कि कार्बोक्सिलिक है एंड एक है अल्कोहल, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, कार्बोक्सिलिक को दी जाएगी, ये प्रेफरेंस है। एग्जाम में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, आपको प्रेफरेंस का रूल आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। इतनी चीज़ समझ में आई, ये हो गया। 5th कहता है इन एनी केस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटीट्यूएंट आर अटैच्ड टू द चेन, दे आर अरेंज्ड एंड नेम्ड अल्फाबेटिकली। ये बोला गया है अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटीट्यूएंट जुड़े हुए हैं तो उनको अरेंज्ड और नेम किस हिसाब से किया जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। ABCD में B पहले आता है, C बाद में आता है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन में, क्लोरीन में C आ रहा है एंड ब्रोमीन में B आ रहा है, तो B पहले आ रहा है, तो उसी हिसाब से नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। इतनी चीज समझ आई। 6th क्या कहता है, 6th रूल ये कहता है द पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग द पोजीशन एंड नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप। आपको अगर एल्काइल ग्रुप की पोजीशन बतानी है तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अगर मल्टीपल एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं तो
उनका जो नेम है ना, उनकी जो प्रेफरेंस है, जो आपको नेमिंग करनी है, वहाँ पे ग्रीक लेटर्स का यूज़ करने, न्यूमेरिकल्स ग्रीक न्यूमेरिकल्स का यूज़ करना है। एंड प्रीफिक्स आप क्या दोगे, डाई, जैसे कि डाई और डुओ हो गया, ठीक है, ट्राई हो गया, कि 3 के लिए ट्राई हो गया, 4 के लिए टेट्रा हो गया, 5 के लिए पेंटा हो गया, ये ऐसा समझ में आया, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है, ऐसा दिखाया हुआ है, ठीक है। चलो अब मैं आपको नोमेनक्लेचर करके दिखाता हूँ, मैं खुद से या बना के दिखाता हूँ, जूम इन कर दिया आपके लिए। जैसे कि 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आप काउंट करो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, नहीं बन रही, ठीक है। अब काउंटिंग कहाँ से करूँगा मैं करूँगा काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 5। क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये एक सब्सटीट्यूएंट है, ये अब ब्रांचिंग हो गई है यहाँ पे, तो ये एज अ ब्रांचिंग हो गई है, तो मुझे सबसे कम नंबर देना था, सेकंड रूल के हिसाब से ब्रांचिंग है, ठीक है। अब मैं नोमेनक्लेचर करता हूँ, चलो इसका, तो मैं कैसे करूँगा, सेकंड पोजीशन पे है ना, सेकंड पोजीशन पे क्या है, CH3 है ये, सेकंड पोजीशन पे ये क्या है, मिथेन है, ठीक है। तो मैं इसे कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल एंड 5 था पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। वो क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप हो गया है, एल्काइल ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि एक हाइड्रोजन की कमी होती है, 2 मिथाइल पेंटेन, तो यहाँ पे पोजीशन भी बता दी कि मिथाइल ग्रुप कहाँ पर है, एंड आपका पूरा नेम भी हो गया है, ठीक है। इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कैसे करा है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे कि ये रहा, सेकेंड पे 2 मिथाइल पेंटेन हो गया, 5 था, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल में आपको सही से नोमेनक्लेचर करना है, जैसे मैंने बताया था ना, कम से कम नंबर देना है, तो वो ये चीज़ बताई हुई है। फोर्थ में अब फंक्शनल ग्रुप आ गया, जैसे इसमें फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे तो मैं प्रेफरेंस कहाँ किसको दूंगा, फंक्शनल ग्रुप को दूंगा, तो सेकंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप, फोर्थ पे मेरा आ गया क्या है, एल्काइल ग्रुप आ गया। नोमेनक्लेचर कैसे करूँगा, 4 मिथाइल क्या, 4 मिथाइल 2 ओल। अब ये क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए ओल लगता है, ये क्या है, एज अ सफिक्स यूज़ होता है। जो एल्काइल है वो प्रफिक्स यूज़ होगा, एंड जो बाकी के फंक्शनल ग्रुप है, हेलाइड्स को छोड़ के, हेलोजन को छोड़ के, बाकी सारे एज अ सफिक्स यूज़ होंगे, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे हुआ, 4 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, लिख दिया। एंड ऑल क्या पे है, अल्कोहल कहाँ पे, सेकेंड पोजिशन पे है, तो 2 ऑल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो डैश दिया हुआ है ना, हाइफन दिया हुआ है, इसका ध्यान रखना है, ये ऐसा, इसका ध्यान रखना है भाई, ये मेंशन नहीं करोगे मार्क्स कट जाएंगे। ये देखो, ये इस वाले में भी, ठीक है। अब ये रहा, जैसे ये रहा, यहाँ पे है आपका 5 है, तो आप गिन रहे हो, कहाँ से काउंट करोगे, कहीं से भी काउंट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 बन रहा है, ठीक है। यहाँ से आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 बन रहा है। अब क्या किया जाए, ठीक है, अब क्या किया जाए, तो मैं प्रेफरेंस किसको दे रहा हूँ, मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ यहाँ पे नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप को, तो मैं काउंटिंग कहाँ से करूँगा, फंक्शनल ग्रुप की करूँगा काउंटिंग, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की काउंटिंग करूँगा, क्योंकि भाई सबसे कम नंबर देना है उसको, और 1 तो सबसे कम नंबर है, तो 1, यहाँ से मेरी ये चेन बन गई, यहाँ से मेरी ये चेन बन गई, यहाँ से चेन बन गई। अब नोमेनक्लेचर करो, 5 है तो मतलब पेंटेन हो गया, ठीक है। सेकेंड पोजिशन पे क्या है, हमें दो एल्काइल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, 2 एल्काइल ग्रुप मेरे को देखने को मिल रहे हैं, तो मैं इसको कैसे करूँगा, 2, या इसको मैं ऐसे करूँगा, डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल पेंटेन 1 ओल, डाई मिथाइल पेंटेन 1 ओल, समझ में आया, डाई मिथाइल पेंटेन 1 ओल, इस हिसाब से नोमेनक्लेचर होगा। अल्फ़ाबेटिकल का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन साथ में, भाई ये तो स्ट्रेट चेन है, तो कहीं से भी काउंट कर लो, ठीक है। अब ब्रोमीन का बी पहले आता है, तो मतलब मेरे को यहाँ से काउंट करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने काउंटिंग करी, तो नोमेनक्लेचर कैसे होगा, 2 ब्रोमो, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो है, फिर फोर्थ पोजीशन पे क्या है मेरा, क्लोरो। मैंने आपको बताया ना, ये जो हेलोजन है वो एज अ प्रोफिक्स यूज होते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन, ठीक है। दूसरे भी ट्राई मार के देखना, देखो खुद से ट्राई करते रहना, पोजीशन चेंज कर लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन की बात हो गई, ये तो आपको पता ही चल गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे हम बता देते हैं कहाँ पर है, जैसे कि
इस वाले एग्जाम्पल में 2 मिथाइल बता दिया, ये हम पोजीशन बता रहे हैं कि भाई हमारा मिथाइल ग्रुप कहाँ पर है। अब जैसे यहाँ पर है, सेम पर है, ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल कार्बन पे ऊपर नीचे लग रहा है मेरा मिथाइल ग्रुप। अब मैं कैसे करूँगा इसका नोमेनक्लेचर, तो कुछ नहीं करना, सेम 2 पे है ना, तो 2 2, क्योंकि 2 है मेरे मिथाइल ग्रुप तो डाई मिथाइल ब्यूटेन। रूल्स याद करो, मैंने आपको पढ़ के बताए थे, ये रीड कर लेना, डाई ट्राई वगैरह लगते हैं। 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया, ठीक है, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया। अब जैसे IUPAC के नेम्स के एग्जाम्पल हो गए, जैसे ये रहा, सेकेंड पोजीशन पे आराम से हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रॉप, ठीक है, एंड सिंगल बॉन्ड है तो एन, सेकेंड पे है तो 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। बाकी का नोमेनक्लेचर कर लोगे, देखो कर लेना। अब ये तो बड़ा आसान सा है। थर्ड वाला, फोर्थ एग्जाम्पल, कहीं से भी काउंट करोगे सेम पड़ेगा, तो मैं यहाँ से काउंट कर लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड के लिए है, तो यहाँ पे इसका कैसे करेंगे, 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अगर मान लो यहाँ पे ये ना होता, ये होता C2H5 होता, तो कैसे करते, तो कुछ नहीं करते, यहाँ पे हम सिंपल सा करते, मेंशन करते, ठीक है, ये होता आपका। अब क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है, ये है इथेन आ गया था, तो मैं पहले इथेन को प्रेफरेंस दे रहा हूँ भाई, ठीक है, तो ये होता 2 इथाइल एंड थर्ड पोजीशन पे मेरा वो बन रहा था ना, 2 इथाइल 1 मिथाइल। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक्यूरेट नहीं है, ये वाला एक्यूरेट नहीं है, मैंने पोजीशनिंग सही नहीं की है यहाँ पे। 2 इथाइल 1 मिथाइल, और ये कितने थे, 4 थे हमारे, ब्यूटेन। ऐसा बनेगा नोमेनक्लेचर। बाकी प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे आ जाना या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर पे, वहाँ पे मैं अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, दिखा रखा है। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये वाला अच्छा है कि जब यहाँ पे अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाए तो कैसे करेंगे। सेकेंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, तो मैं कैसे करूँगा, ब्यूट 2 इन क्या भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा सफिक्स है, तो ये लास्ट में ही आएगा। अब मान लो यहाँ पे मेरा जो है एक एल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है और मेरे पास इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो कैसे करना है, क्योंकि बाकियों में तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंपल सा होगा, मैं बता रहा हूँ। नोमेनक्लेचर कहाँ से करोगे, मैंने बताया था ना, प्रेफरेंस किसको देनी है, प्रेफरेंस इसको देंगे हम, प्रेफरेंस का ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर हो गया भाई, 5 कार्बन आ गए, ठीक है, समझ में आता है मेरे, 5 कार्बन। थर्ड पोजीशन पे मेरा क्या है, ये है मेरा एल्काइल ग्रुप है। सेकेंड पोजीशन पे मेरा क्या है, ये है एक इन है, मैं कैसे लिखूँगा, 3 मिथाइल पेंट 2 इन, पेंट 5 2 इन, सेकेंड पोजीशन पे इन है, तो मतलब प्रॉपर मैंने बता दिया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। समझ में आ रही इतनी चीज़ें। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मुझे नोमेनक्लेचर कहाँ से लेना, मैं भाई यहीं से लूँगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है मेरा OH, फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 तक गए, बस कर दो फिर, है सिंपल सा ही। सेकंड पोजीशन पे C2H5 है, यानी कि इथाइल ग्रुप है। फोर्थ पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल है, तो मैं कैसे लिखूँगा, 2 इथाइल 4 डाई मिथाइल पेंटेन 1 होल, ठीक है, समझ में आया। राइटिंग अ स्ट्रक्चरल फार्मूला फ्रॉम IUPAC नेम, IUPAC नेम से स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको ये देखना है, सबसे बड़ा क्या दे रखा है, पेंट, यानी कि 5 कार्बन होने वाले हैं, बना लो 5 कार्बन, स्टेप 1 में 5 कार्बन बना के दिखा दिए, ठीक है। फिर बोला है कि सेकंड पोजीशन पे इन है, तो आप कहीं पे भी सेकंड कार्बन के साथ इन लगा दो, यहाँ पे इन आ गया, ठीक है, यहाँ पे इन आ गया, ये दिखा रहा है, ठीक है, ये इन आ गया। फिर बोल रखा है कि सेकंड पे ब्रोमो एंड फोर्थ पे मिथाइल है, तो सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दो एंड फोर्थ पे मिथाइल लगा दो, हो गया काम आपका, बन गया बिल्कुल सिंपल सा। फिर बाद में जब इच्छा करे तो हाइड्रोजन लगा देना, ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री के लिए हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा आपको। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना, आ गया है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दो जल्दी से, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, खुद से करना, कोई चीज़ ना समझ में आया तो मुझे रीच आउट कर लेना टेलीग्राम पे, वहाँ पे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं।
एल्केन्स के बारे में देखो मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें बताई दी हैं। एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई दी हैं, इनका नोमेनक्लेचर आपको अच्छे से करवाई दिया है, तो वो चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करने पा रहा हूँ। बस आपको ये बता देता हूँ, एल्केन्स को पैराफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। पैराफिन्स का मतलब क्या, लिटल एफिनिटी, इनकी एफिनिटी बहुत कम होती है, ठीक है, मतलब काफ़ी अनरिएक्टिव होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं ये, ठीक है, इसलिए इनको पैराफिन्स बोला जाता है। समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ गया है। तो एल्केन के सोर्सेज देख लो भाई, ठीक है। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एल्केन्स आर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस कंटेन मेनली मीथेन विद स्मॉलर अमाउंट ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। जो नेचुरल गैस होती है उसमें मेनली मीथेन होती है एंड कम अमाउंट में हमारा इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन होगा, ठीक है। आइसोमेरिज्म इन एल्केन, एल्केन के अंदर भी आपको आइसोमेरिज्म देखने को मिलेंगे, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, ये आप देख के ये खुद देख लो यार, अब इसमें मैं क्या ही बताऊँ आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, एन, आइसो, ठीक है। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब होता है नॉर्मल, जब सिंगल चेन है ना, नॉर्मल चेन है। लेकिन अगर मान लो मिडल में कहीं पे आ गया, ठीक है, मिडल कार्बन पे अगर आपका कुछ ब्रांचिंग हो जाती है तो उसे वहाँ हम क्या लगाएंगे, आइसो लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। बाकी आपको पता है आईयूपीएसी नेम तो कैसा लिखना है, 2 मिथाइल प्रोपेन लिखना है, समझ रहे हो। आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन के आइसोमर्स, पेंटेन के आइसोमर्स एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, आने चाहिए आपको। और देखो मैंने अभी तक जितना डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है ना आपको, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेंटेन के आइसोमर कर लेना, ये रहा, ठीक है। 3 टाइप से होंगे, एक तो नॉर्मल हो गया, दूसरा ये हो गया आपका आइसो हो गया, आइसो पेंटेन, चौथा हो गया नियो। नियो के केस में क्या होगा कि एक कार्बन पे आपको ऊपर नीचे ब्रांचिंग दिख जाएगी, ठीक है बच्चों। अब मीथेन एंड इथेन के बारे में ये थोड़ा हम डिटेल में पढ़ रहे हैं कि अब जो एल्केन है, कुछ स्पेसिफिक एल्केन के बारे में, मीथेन एंड एल्केन है, इथेन है, इनकी ऑकरेंस क्या होती है, ठीक है। इनकी ऑकरेंस क्या होती है कि ये जो मीथेन है, ये इसको मार्श गैस भी बोला जाता है, जलाने के काम आता है, ठीक है। 90 और आपको पता है गांव में मीथेन गैस का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ रीड कर लेना, ये बताने की चीज़ नहीं है यार, ये देखो आप खुद रीड कर सकते हो, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, मीथेन का स्ट्रक्चर आपको आता नहीं है क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये चीज़ है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ नहीं है, जैसे ये बनाया हुआ है ना, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं और कुछ नहीं है। जैसे कि ये रहा, यहाँ पे एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का है, ठीक है, सेम ही इसमें, ठीक है, ऐसा करा हुआ है। अब है क्या यहाँ पे ये कुछ इस हिसाब से बनेगा, ठीक है, ये कुछ इस हिसाब से बनेगा, यहाँ पे दोनों के बीच की शेयरिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यही होता है कि इलेक्ट्रॉन को दिखाया जा रहा है डॉट की फॉर्म में, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। एंड ये जो आप देख रहे हो ना, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ये 3D स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, 3D फॉर्म दिखाई हुई है। 3D आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, बस इतना बता दे रहा हूँ, ये 3D फॉर्म है जो कि एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है। एंड दो किसके, इसके हाइड्रोजन के बीच में जो क्या है डिफरेंस दे रखा है एंगल का, वो है 109 डिग्री का, 109.5 डिग्री का, ठीक है, समझ में आ गया इतना। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्या, मीथेन, तो रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, सोडियम इथेनोएट है, एंड इनकी रिएक्शन जब सोडा लाइम से होती है तो हमें क्या मिल जाता है, मीथेन मिलता है, ठीक है। रीड कर लेना, ये मेन रिएक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। CH3COONA सोडियम मिथेनोएट हो गया ये, इसकी रिएक्शन जब NaOH प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड से करवाते हैं 300 डिग्री के अंदर, तो हमें क्या देखने को मिलता है, मीथेन देखने को मिलती है एंड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कलेक्शन कैसे होती है आप खुद देख सकते हो। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथेन, तो इसमें भी सेम है, ठीक है, इसमें भी सेम है, बस आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इथेन देखने को मिल जाएगा और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको जो रिएजेंट है वो क्या है हमारा, सोडियम प्रोपेनिएट है एंड सोडा लाइम है, ठीक है, ये रहा। एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है। ये कुछ दूसरे मेथड हैं प्रिपरेशन के मीथेन एंड इथेन के। सबसे पहले मेथड में बता रखा है कि अगर आयोडोमीथेन और ब्रोमो इथेन को रिएक्ट करवा दिया जाए नेसेंट हाइड्रोजन से, तो ये हमें सीधा सीधा मीथेन एंड इथेन दे देंगे, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ जिंक पाउडर विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन ऐसे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्या है, जब अगर एल्यूमिनियम कार्बाइड में वाटर ऐड कर दिया जाए रूम टेम्परेचर पे, तो आपको मीथेन गैस देखने को मिलेगी।
थर्ड जो रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जा सकती है। ये है इथेन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स रिएक्शन। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें हमेशा ही हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने को मिलेंगे। जो प्रोडक्ट है हमारा उसमें हमेशा हमें इवन नंबर देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि ये है, जब मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल ब्रोमाइड को क्या करा जाए, गर्म किया जाए सोडियम मेटल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो इथेन गैस देखने को मिलेगी। ठीक है, इथेन देखने को मिलेगी। और ये क्या है, ये जो मेथड है ये सूटेबल नहीं है मीथेन को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हमेशा ये होता है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने को मिलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं मीथेन की, तो ये कलरलेस है, ऑडरलेस है, मेल्टिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट है -162 डिग्री सेल्सियस। ये पानी में ना के बराबर घुलता है एंड लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत घुलता है। आपको बताएं मीथेन जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ये भी बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, नेक्स्ट है इथेन। ये कलरलेस है, ऑडरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन पॉइजनस है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -89 डिग्री सेल्सियस है, जो मेल्टिंग पॉइंट है -172 डिग्री सेल्सियस है। पानी में काफ़ी कम घुलता है ये, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से घुलता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो बच्चों मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिखा दी थी, तो ये मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ये आप खुद रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है, हाँ ये चीज़ बता रखी है, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो है क्लोरोमीथेन। अब वो क्या करता है, वो फर्दर रिएक्ट कर जाता है क्लोरीन से, तो एट द एंड हमें क्या मिलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, समझ में आया इतना। इसी तरीके से इथेन भी रिएक्ट करता है, इसी तरीके से इथेन भी रिएक्ट करता है, ये आप देख रहे हो। ठीक है, सेम तरीके से इथेन रिएक्ट कर रहा है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। ठीक है, मीथेन एंड इथेन बर्न इन एयर विद अ ब्लूइश नॉन शूटी फ्लेम, ब्लूइश नॉन शूटी फ्लेम देते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ये एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इनसफिशिएंट एयर हो तो क्या होगा कि ये हमें क्या देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे। समझ गए। और अगर बिल्कुल ही बहुत ही कम है, जो ऑक्सीजन बहुत ही कम है, तो क्या है, हमें सिर्फ कार्बन देखने को मिलेगा, जिसे हम सूट बोलते हैं। सूट का इस्तेमाल किस में होता है, इंक एंड टायर्स के प्रोडक्शन में। डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन, एल्केन का अगर डिकम्पोजिशन किया जाए तो सबसे पहले ये समझो पायरोलिसिस क्या होता है। एक ये 1 मार्क डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द डिकम्पोजिशन ऑफ अ प्रोडक्ट बाय हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। किसी भी प्रोडक्ट का डिकम्पोजिशन किया जाए, किसी भी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन किया जाए एयर की एब्सेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस। ठीक है, जब पायरोलिसिस एल्केन में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रैकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रैकिंग बोलेंगे। यहाँ पे ये मेंशन है, रिएक्शन देख लेना। पायरोलिसिस से होता क्या है, इस देखो जब कोई बड़ा हमारा एल्केन का जो कंपाउंड है ना, जब उसका पायरोलिसिस किया जाता है तो वो टूट के हमें छोटे कंपाउंड्स देते हैं, एल्केन के एंड हाइड्रोजन के। ठीक है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाया जाए एल्केन्स का, तो अगर इसकी रिएक्शन करवाया जाए, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो ऑफ 9:1 बाय वॉल्यूम इज कंप्रेस्ड to about 120 atm pressure and passed over copper tube at 475 Kelvin, मिथाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड। ये सिंपल सी रिएक्शन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको अगर मन करे तो याद कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना, क्योंकि इतना जल्दी याद भी नहीं होगा तुमको, क्योंकि ये अगर पहले से पढ़ाओ तो ही याद होता है। ठीक है, ये भी सेम चीज़ है। स्लो कंबशन में एक्चुअली में होता क्या है, ये समझो। स्लो कंबशन में क्या होता है, जब मीथेन और इथेन को ट्रीट करा दिया जाए किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर हो, स्लोली बर्न होगा वो। ठीक है, यहाँ पे ये जो ये दिखा रखा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। ये क्या, ये हर जगह अगर ऐसा दिखाया जाएगा केमिकल रिएक्शन में तो आप समझ जाना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिप्रेजेंट किया गया है। अब इनके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो देखो मीथेन का यूज़ क्या है, इससे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलते हैं, हाइड्रोजन मिलती है। ठीक है, इथाइन, मिथेनॉल हो गया, क्लोरोमीथेन हो गया, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए इनका यूज़ होता है, डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। इथेन की अगर हम बात करें तो इसका भी यूज़ होता है इथेन की प्रिपरेशन में, इथेनॉल की प्रिपरेशन में। देन इससे जो इथाइल क्लोराइड होता है उसका यूज़ होता है टेट्रा इथाइल लेड की फॉर्मेशन में। ठीक है, उससे टेट्रा इथाइल लेड भी बनता है एंड ये भी एक गुड फ्यूल है। ठीक है बच्चों,
बाकी ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना अगर मन करे तो, मैं तो सजेस्ट करूँगा कर ही लेना, ज़्यादा नहीं है, आपका 1 घंटा लगेगा लेकिन हो जाएगा आराम से। लेक्चर देखने के बाद करना लेकिन सारे। नेक्स्ट आते हैं हम एल्कीन्स पे। एल्कीन का आपको नोमेनक्लेचर मैंने अच्छे से सिखा दिया है, तो ये मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा। इसका जनरल फार्मूला ही आपको बता दिया था, CnH2n होता है, ठीक है। एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन डबल बॉन्ड, ये चीज़ बता दी है। इनकी ऑकरेंस की अगर बात की जाए, एल्कीन्स आर रिएक्टिव, दे सेल्डम ऑकर फ्री इन नेचर, मतलब ये रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत कम ही फ्री देखने को मिलते हैं नेचर में हमें, ठीक है। लोअर एल्कीन्स ऑकर इन माइन्यूट क्वांटिटीज इन कोल गैस, कोल गैसेस में आपको लोअर एल्कीन्स देखने को मिल जाएंगे। दे प्रोड्यूस इन ऑन अ लार्ज स्केल बाय द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम की जब क्रैकिंग होती है तो हमें एल्कीन्स देखने को मिल जाएगी। आइसोमर्स इन एल्कीन, एल्कीन के आपको कई सारे आइसोमर्स देखने को मिलेंगे, ये रहे। ब्यूटेन हैज़ 3 आइसोमर्स, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, ठीक है। ये होगा, ये आप खुद कर लेना, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इथीन और इथाइलिन, ठीक है। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ोगे, इसका स्ट्रक्चर देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है, ये जो गैप, ये जो 120 डिग्री का क्या है एंगल है, समझ रहे हो, 120 डिग्री का एंगल है। ये किसके बीच में भाई, ये आप देखोगे, ये सेंट्रल में कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो है 120 डिग्री का, समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ इथीन और इथाइलिन। सबसे पहला जो तरीका है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का आप डिहाइड्रेशन कराओ, डिहाइड्रेशन के लिए हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, सिंपल सा हो जाएगा। हमें प्रोसीजर से मतलब नहीं है, सीधा रिएक्शन पे आते हैं हम। ये रही रिएक्शन, इथेनॉल है, ये रहा हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये हमें मिल जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। देन फिर ज़्यादा एक्सेस उसमें किया जाएगा तो इथीन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कलेक्शन कैसे कलेक्ट किया जाता है, द गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बिकॉज इट इज़ इनफ्लेमेबल गैस एंड इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये बोला गया है कि ये जो गैस है ये इनफ्लेमेबल है, मतलब जल सकती है, एंड वाटर में इनसॉल्युबल है। तो होता क्या है कि पानी में सॉल्युबल तो होगी नहीं लेकिन गैस रहेगी, तो बस आराम से हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। बाय डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, अगर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करनी है तो डिहाइड्रेशन से कर सकते हैं। यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, बाय पासिंग इथेनॉल वेपर्स थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग एल्यूमिना। एल्यूमिना सस्ता पड़ता है 300 डिग्री पे, तो आराम से हमें मिल जाती है ये, ठीक है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये रिएक्शन है। यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये रहा, ठीक है, क्लोरोइथीन है ये। तो जब इसको हम हॉट या कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम आयोडाइड से हम रिएक्ट कराएंगे तो भी हमें देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन, एल्कीन की प्रॉपर्टीज देख लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, इथीन इज़ अ कलरलेस एंड इनफ्लेमेबल गैस विद अ पिक्यूलियर ऑर्डर, फेंट स्वीटिश स्मेल। तो ये क्या है, जो इथीन है ये कलरलेस है और जलने वाली गैस है। इसका जो ऑर्डर है बहुत काफ़ी मतलब पिक्यूलियर है, आप ये समझो बिल्कुल ही अलग टाइप का है, बहुत हल्का सा स्वीटिश स्मेल आती है, ठीक है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -102 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग पॉइंट -169 डिग्री सेल्सियस है। स्पेरिंजली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत कम ही सॉल्युबल है, बट हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ज़्यादातर जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एडिशन रिएक्शन आपको पता ही है, ये एडिशन रिएक्शन आपको करवा दी थी मैंने। वहाँ पे क्या था कि एडिशन रिएक्शन में हो क्या रहा था कि ब्रोमीन इथीन में ऐड हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है निकल की प्रेजेंस में, तो आराम से निकल और पैलेडियम का जो हमारा वो है कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में आराम से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और इथेन मिल रहा है हमें। एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है, हेलोजिनेशन ये तो भाई करवा दिया था, अब मत बोलना कि सर आपने नहीं करवाया था, ठीक है, सेम है, ये रिएक्शन आप खुद कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर, जब वाटर को ऐड किया जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा, C2H5OH, किसका फॉर्मूला है, मतलब इसका नाम बताओ मुझे जल्दी से। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ HCl। अब HCl क्या है, ये क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्वस फॉर्म में है। व्हेन इथेन इज ट्रीटेड विद HCl क्लोरोइथेन इज फॉर्म्ड, क्लोरोइथेन आपको देखने को मिल जाएगा। अरे यार ये क्या है, बॉन्ड तोड़ देगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है रिएक्शन विद ओजोन और ओजोनोलिसिस कराई जाए या इसकी रिएक्शन करवाई जाए तो क्या है, आपको इथेन ओजोनोइड देखने को मिलेगा। ये रिएक्शन है, मुझे पता है आपको याद नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला था सारी चीज़ें कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या है, व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड एसोसिएट टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल द रिएक्शन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जब दो या दो से ज़्यादा सेम मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, हमें बिगर मॉलिक्यूल मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। जैसे कि ये रहा, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, अगर आप याद करोगे ना, तो ये जो पन्नी वगैरह होते हैं, जो हमारा ऐसे कंपाउंड होते हैं, इनका इस्तेमाल वहाँ पे बनाने में होता है, ठीक है। पॉलीमर ये मिल गया हमें। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। इथीन इज ट्रीट ऑक्सीडाइज्ड विद एल्कलाइन KMnO4 एट रूम टेम्परेचर। जब इसको ऐसा किया जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा ये 1,2 इथेन डायोल, ठीक है, 1,2 इथेन डायोल ये देखने को मिल जाएगा, और इथाइल ग्लाइकोल देखने को मिलेगा, ठीक है। द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डीकलराइजेस। इस रिएक्शन में क्या होता है, KMnO4 का पर्पल कलर डीकलराइज हो जाता है। कंबशन ऑफ इथेन, इथेन को अगर कंबस्ट किया जाए तो जलाया जाए तो क्या होगा, सेम सी चीज़ है, रिएक्शन सेम होगी, ठीक है। यूजेस ऑफ इथीन। इथीन इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ पॉलीथीन, जैसा कि मैंने आपको बताया पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ये है ना, ये है पॉलीथीन, ठीक है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल which is used as a starting material for other products mainly cosmetic and toiletry preparation। बाकी का आप खुद पढ़ लेना। used in ripening of fruit, ठीक है, used in making of epoxy methane, ये सारी चीज़ें हैं, समझ में आ गया। क्वेश्चन है, कर लेना। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स में एल्काइंस। एल्काइंस के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। आइसोमर्स ऑफ एल्काइंस ये खुद आप कर सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो एल्काइन के बारे में पढ़ना है वो है इथाइन, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये रहा, C2H2 है। सोर्स, ट्रेसेस ऑफ इथाइन आर प्रेजेंट इन कोल गैस, समझ रहे हो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, ये आपको बताया हुआ है, लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथाइन और एसिटाइलिन, तो यहाँ पे रिएजेंट कौन सा लगेगा, वाटर एंड कैल्शियम कार्बाइड लगेगा। हमें मतलब नहीं है प्रोसीजर से, ठीक है, मेन चीज़ हमें देखनी है रिएक्शन। तो कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराओगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा, एंड एसिटाइलिन आपको अलग दिख जाएगा, ठीक है। कलेक्शन, द गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर सिंस इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम आए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिटाइलिन और इथाइन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एसिटाइलिन इज अ कलरलेस गैस विद अ ईथर लाइक ऑर्डर। कलरलेस गैस है लेकिन ईथर लाइक इसका ऑर्डर है। नेग्लिजिबली सॉल्युबल इन वाटर है, मतलब पानी में बहुत कम ही सॉल्युबल है, ये ना के बराबर है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। इट इज़ अ लाइटर देन एयर, एयर से भी बहुत ज़्यादा लाइटर है ये, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है गैस है ये। लिक्विफाइज एट -84 डिग्री सेल्सियस, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -75 डिग्री सेल्सियस, ओके, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो शूटी फ्लेम देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन कराओगे तो सिंपल सी चीज़ है, ब्रिलियंटली वाइट फ्लेम देखने को मिलेगी, एंड हीट एनर्जी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। एडिशन रिएक्शन करवाओगे तो एडिशन रिएक्शन आपको पता ही है क्या है, इथाइन है तो इथीन आपको देखने को मिलेगी, फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज में आपको इथीन देखने को मिलेगी, ठीक है। ये फाइनल रिएक्शन दिखा रखी है, निकल की प्रेजेंस में हो रहा है ये हो रही है ये रिएक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, सेम रिएक्शन, ये देखो 1122 टेट्रा क्लोरोइथेन, ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, मिलेगा। रिएक्शन विद ब्रोमीन, सेम रिएक्शन कर लेना, एसिटाइल ब्रोमीन है, ठीक है, रिएक्शन याद कर लेना। देखो ये चीज़ें मैं आपको अभी ज़्यादा डीप में समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आने वाली, ठीक है। आपको फ़िलहाल याद करना है और कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम में कम पूछा जाएगा लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद HCl, HCl के साथ रिएक्शन। इथाइन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्लोरोइथीन, देन फाइनली 1,1 डाइक्लोरोइथेन।
पहले क्लोरोइथिन देन 1,1 डाइक्लोरोइथिन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये कई सारे टेस्ट दे रखे हैं, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, एग्जाम में आता है तो इसको आपको लर्न करना है। समझ गए। नेक्स्ट, ये तो ख़त्म ही हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अल्कोहल पे। तो अल्कोहल का नोमेनक्लेचर आपको बता दिया, इसका जनरल फार्मूला ये रहा CnH2n+1OH। तो एल्काइल ग्रुप के साथ जब आप OH लगा दोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अल्कोहल। ठीक है, ओके, ये आपको आता ही है। देन इसके आपको ये सारी चीज़ें पता ही हैं, मिथाइल अल्कोहल हो गया और इथाइल अल्कोहल हो गया, दे आर डाईहाइड्रिक। ठीक है, डाईहाइड्रिक हैं ये, विद 2 OH ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन एटम। ठीक है, सॉरी ये है मोनोहाइड्रिक। बाकी डाईहाइड्रिक में क्या होता है कि जब 2 OH ग्रुप किसी भी कार्बन एटम के साथ जुड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं डाईहाइड्रिक। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक में 3, जैसे कि ग्लिसरॉल हो गया। समझ रहे हो, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया और IUPAC नेम हो गया। 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल हो गया ये। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल के बारे में आपको पढ़ना है, इनके ऑकरेंस। सिंस अल्कोहल आर नॉट फाउंड नेचुरली इन द अर्थ्स एटमोसफेयर, दे आर ऑब्टेन्ड बाय सिंथेसिस। इनको ऑब्टेन किया जाता है कैसे, बना के। फॉर एग्जाम्पल मिथेनॉल है जिसे हम वुड स्पिरिट भी बोलते हैं, इट वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगा तो ये तब से हमें ये मिलेगी, मिथेनॉल मिलेगी। ठीक है, ठीक है। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ अ सोर्स ऑफ इथेन विच इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। लेबोरेटरी प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अल्कोहल प्रिपेयर हो सकती है अगर एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो। ठीक है, जैसे कि ये RX है, R क्या है हमारा, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, X हमें हमारा बता रहा है कोई सा भी हैलाइड ग्रुप है। तो जब रिएक्शन करवा दी जाएगी KOH एक्वस KOH के साथ तो आपको ROH देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, ये एग्जांपल दे रखे हैं इसमें। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन और लार्ज स्केल मेथड मिथेनॉल का करना है तो वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है, CO+H2। ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए वाटर गैस क्या होती है। CO+H2 को वाटर गैस बोलते हैं। जब इसको मिक्स किया जाए हाइड्रोजन के साथ एंड पास किया जाए, ठीक है, पास ओवर द कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट है उसके ऊपर पास किया जाए ZNO और Cr2O3, कौन से टेम्परेचर पे, 350 डिग्री सेल्सियस पे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 300 का, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मिथेनॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, इथेनॉल की अगर बात की जाए तो हाइड्रेशन ऑफ इथीन, इथीन का आप हाइड्रेशन कर दो तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इथेनॉल देखने को मिल जाएगा। फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का अगर आप फर्मेंटेशन करते हो तो भी आपको क्या है, इथेनॉल देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल, नेचुरल प्रॉपर्टीज़, नेचर, दे आर इन्फ्लेमेबल वॉलेटाइल। ये जलने वाले हैं एंड वॉलेटाइल भी है, मतलब आसानी से ये उड़ जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही ये उड़ जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए, देयर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट। जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो ये सॉल्युबल हैं वाटर में एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, डेंसिटी की अगर बात की जाए, इथेनॉल इज़ लाइटर देन वाटर। जो इथेनॉल है वो पानी से काफ़ी हल्का है। ठीक है, तो जब आप इथेनॉल को पानी में मिलाओगे ना आपको थोड़ा अलग ही दिख जाएगा ये, समझ रहे हो। बाकी जब घोलोगे तो फिर घुल ही जाएगा ये। दे आर कलरलेस, हैव फेंट ऑर्डर एंड बर्निंग टेस्ट। कलरलेस है, फेंट ऑर्डर है। बच्चों आपको पता ही है अभी कोरोना काल गया है और कोरोना काल में इथेनॉल का कितना इस्तेमाल होने लगा था। इथेनॉल क्या करता है, वो एज अ इन्फेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है और एंटीसेप्टिक बोलूँगा मैं यहाँ पे, उसका भी काम करता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो डिहाइड्रेट कर देता है हमारी सेल्स को और फिर जो स्किन है हमारी रूखी रूखी सी हो जाती है। ठीक है, टॉक्सिक भी है, ये बात सही बोली है। इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है नशा करने के लिए। तो लेबोरेटरी में इससे बचने के लिए क्या किया जाता था कि जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल क्या है, टॉक्सिक है, उस मिथेनॉल टॉक्सिक है तो इथाइल अल्कोहल में मिथेनॉल को मिला देते थे। अब जिसे अब सबको बता ही दिया जाता था कि ये ऐसा होके आता है पहले से, तो कोई नशा नहीं करता है। ठीक है, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो बर्निंग, इनकी बर्निंग आपको पता ही है कैसे होगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देगा। इथेनॉल बर्न्स विद अ पेल ब्लू फ्लेम, पेल ब्लू फ्लेम।
ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब इनका ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको ओइक एसिड देखने को मिलेगा, ठीक है। ओइक एसिड इन द सेंस कि कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। जैसे कि मिथाइल अल्कोहल है तो आपको फॉर्मिक एसिड देखने को मिलेगा, इथाइल अल्कोहल है तो एसिटिक एसिड देखने को मिलेगा, और इथेनोइक एसिड। एक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ क्या होगा, सोडियम मिथॉक्साइड और सोडियम मिथॉक्साइड देखने को मिलेगा, ठीक है। रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, मिथाइल एसीटेट और इथाइल एसीटेट, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। एस्टर्स कैन बी डिटेक्टेड बाय देयर फ्रूटी स्मेल, एस्टर्स को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, उनकी फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन विद कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, अगर डिहाइड्रेट कराओगे तो आपको वापस ये इथीन में देखने को मिल जाएगा, इथीन और ईथर में भी देखने को मिल सकता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है, ठीक है, और एक्सेस है या नहीं है, इसका फ़र्क पड़ता है। ये यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये देख लो आप, ठीक है। इफ़ एल्कोहल इज़ इन एक्सेस, अगर एल्कोहल एक्सेस में है तो जो H2SO4 है 140 डिग्री पे डिहाइड्रेट कर देगा और आपको क्या मिलेगा, ईथर देखने को मिलेगा, डाईमिथाइल ईथर ये रहा, ठीक है। रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन तो आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोएल्केन एंड फॉस्फोरस एसिड देखने को मिलेगा। H3PO3 को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं हम, ठीक है बच्चों। यूजेस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के यूजेस, भाई सॉल्वेंट फॉर गम्स एंड रेजिन, यूज्ड इन थर्मोमीटर ड्यू टू इट्स लो फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट लाइक डाई परफ्यूम वगैरह। इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है, विस्की वाइन बियर सब में यही होती है। थोड़ा सा एक फैक्ट बता दिया जाता है, बियर में जो इथेनॉल होता है वो 4% होता है, वाइन में होता है 11%, और स्पिरिट में, ठीक है, एंड स्पिरिट में जैसे रम विस्की वोडका ये हो गए, इनमें 40% या उससे ज़्यादा, रम में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जो स्पिरिट होती है ना हमारी जनरली वो 70% की होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। डिफरेंट कमर्शियल फॉर्म ऑफ इथेनॉल, डीनेचुरेटेड अल्कोहल और मिथाइलेटेड स्पिरिट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है इससे। इथाइल अल्कोहल इज अ पार्ट ऑफ ड्रिंकिंग बेवरेजेस, ये सबको पता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो वाइडली यूज सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू मेक इट अनड्रिंकेबल, मैंने आपको बताया ना कि अनड्रिंकेबल अगर इसको बनाना है कि कोई पिए ना, तो कुछ पॉइजनस सब्सटेंस ऐड किए जा सकते हैं, जैसे कि पायरिडीन हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया, इससे क्या है कि वो पॉइजनस हो जाता है, फिर कोई ड्रिंक ही नहीं करेगा, ठीक है। स्प्यूरियस अल्कोहल, ये क्या है, दिस इज इलिसाइट लिक्विड मेड बाय इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन, ये ऐसा लिक्विड है जिसका इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन होता है तो आपको स्प्यूरियस अल्कोहल देखने को मिलेगा। इट कंटेन्स लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मिथेनॉल इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल, तो इसमें मिथेनॉल की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, ठीक है, और जो इथेनॉल है उसकी कम, तो ये क्या है, ये हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है। इम्प्योर है, कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट, पेंट वगैरह में इनका यूज़ हो सकता है लेकिन ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं होता है, ये खुद से कर लेना एक्सरसाइज वगैरह। कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ गए हम, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका भी नोमेनक्लेचर आपको बता दिया था, जर्नल फार्मूला ये रहा, CnH2n+1 एंड COOH लास्ट में लग गया है, फंक्शनल ग्रुप ये रहा, ठीक है, एंड लास्ट में जो इसका वो लगता है ओइक एसिड लगता है, ठीक है। अगर एक है तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, दो है तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऑक्जेलिक एसिड भी बोलते हैं, समझ रहे हो। और इसका जो IUPAC नेम है वो इथेन क्या है, इथेन डाइओइक एसिड, क्या है, इथेन डाइओइक एसिड है। नोमेनक्लेचर खुद कर लेना, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई हुई है पहले से, अच्छे से करवा दिया। एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड है, द नेम एसिटिक एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिटम, एसिटम का मतलब होता है विनेगर, तो एसिटिक एसिड क्या है, हमारा विनेगर ही है, विनेगर जैसा है, ठीक है, खट्टा होता है इसमें, जो टेस्ट में खट्टा होता है, ठीक है, एसिड आपको बताइए टेस्ट में खट्टे होते हैं। विनेगर कॉमनली यूज, सिरका इज़ अ डाइल्यूट 4 to 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है। ऑकरेंस, द एसिड ऑकर इन फ्री स्टेट इन मैनी फ्रूट्स एज एस्टर इन अ नंबर ऑफ इसेंशियल ऑयल्स, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है चल गई है कि ये फ्रूट्स में आराम से फ्री स्टेट में देखने को मिल जाते हैं हमें। लैब प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इथेनॉल की रिएक्शन
और इथेनॉल की रिएक्शन या एल्डिहाइड एंड जो अल्कोहल है हमारा, इनकी रिएक्शन अगर आप करवा दोगे ना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो आराम से आपको इथेनोइक एसिड देखने को मिल जाएगा और ओइक एसिड देखने को मिल जाएगा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एसिटाइलिन से कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। एसिटाइलिन इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड, पहले उसको एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? 40% H2SO4 पास कर दिया जाता है उस पे से एट 60 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ 1% HgSO4। ठीक है, ये कैटलिस्ट होता है। एसिटल्डिहाइड है, फिर उसको जब आप ऑक्सीडाइज कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इथेनॉल से मैंने आपको बता ही दिया, प्लेटिनम की प्रेजेंस में आराम से इसको हो जाएगा ये। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल स्टेट में प्योर एसिटिक एसिड इज़ अ कलरलेस होता है, प्योर एसिटिक एसिड कलरलेस होता है। ठीक है, ऑर्डर की अगर बात करें तो पंजेंट स्मेल होती है कैरेक्टरिस्टिक। बॉइलिंग पॉइंट इसका 118 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो द एनहाइड्रस एसिड ऑन कूलिंग फॉर्म्स क्रिस्टलाइन मास रिजेंबलिंग आइस। मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस है एंड इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। समझ रहे हो? नेक्स्ट है नेचर कैसा है। हाइड्रो क्या है? हाइग्रोस्कोपिक है लिक्विड एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या है? इसका क्या है जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 1.08। ठीक है, सॉल्युबिलिटी मिसिबल विद वाटर, पानी के साथ मिल जाएगा आपको ये, मतलब मिक्स हो जाएगा। एंड आराम से ये क्या है? अल्कोहल एंड ईथर के साथ सभी प्रोपोर्शन में आराम से मिल जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, वीक एसिड है, हैंस टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड, रिएक्ट्स विद नेटिव एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, ये रिएक्शन दिखा रखी है। सोडियम एसिटेट, मैग्नीशियम एसिटेट आपको देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, ये प्रॉपरली डिसोसिएट नहीं होता है। डिसोसिएट का मतलब है जब इसको तो मिलाया जाए वाटर में तो ये ढंग से टूटेगा नहीं। CH3COO नेगेटिव अलग मिल जाएगा और Na पॉजिटिव आपको अलग देखने को मिल जाएगा या H+ अलग देखने को मिलेगा। तो ये देखो ये 50-50 में नहीं टूट रहा है, तो डिसोसिएशन इसका सही से नहीं होता है। ठीक है, ये रिएक्शन देख लेना। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, तो एसिटाइल क्लोराइड से कैसे हो सकता है ये आप देख सकते हो रिएक्शन में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग विद फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल। जब इसको क्या कराया जाए? हीट करा दिया जाए एसिटिक एनहाइड्राइड को किसके साथ? फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ, तो वाटर लूज करेगा और क्या मिलेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या है? हाँ, तो ये चीज़ बता रखी है कि फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड को अगर आप जो हमारा एसिटिक एसिड है उसके साथ हीट करोगे तो आपको ये क्या मिलेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड देखने को मिल जाएगा। रिडक्शन की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सच एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आराम से रिड्यूस कर देगा इसको। ठीक है, एंड आपको अल्कोहल देखने को मिल सकती है। टेस्ट ये रहे। ठीक है, ये खुद से कर लेना। यूजेस आप रीड कर सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो गया? लो, अच्छा ओवर ही हो गया। चलो, तो बच्चों इसी के साथ आपका ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त होती है। देखो लास्ट का पोर्शन आपको पूरा बहुत ज़्यादा बोरियत भरा लगा होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, आपको पढ़ना है। ये एक एजुकेशनल लेक्चर है तो थोड़ी बोरियत तो फील होगी, एंटरटेनमेंट तो हो नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में आया है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है लेक्चर, तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खुद को तो करना ही है एंड बाकी अपने फ्रेंड्स को ही बोल देना, इतना काम करना है बच्चों। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।